इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉजिक ऑफ प्रॉफिट को डिकोड करना होगा। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री सेटअप करता है, उसका प्राइमरी गोल होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। इस प्रोसेस में लोकेशन एक रैंडम चॉइस नहीं होती, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन होती है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, पावर, मार्केट एंड लेबर। अब देखो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट। यहां एंटर करती है वेबर्स लीस्ट कॉस्ट थियरी 1909। वेबर का मॉडल पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमाइजेशन पर बेस्ड है। वेबर ने रॉ मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, यूबिक्विटीज और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटीज वो मटेरियल्स हैं जो हर जगह अवेलेबल है, जैसे हवा या पानी। इनका लोकेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। रियल गेम चेंजर हैं लोकलाइज्ड मटेरियल्स, जो स्पेसिफिक जगह पर मिलते हैं, जैसे आयरन ओर और कोल। यहां वेबर ने कॉन्सेप्ट दिया, मटेरियल इंडेक्स। अगर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपना वेट लूज करता है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री, जैसे आयरन ओर से स्टील बनाना, तो मटेरियल इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब है कि आपको फैक्ट्री सोर्स के पास लगानी पड़ेगी, ताकि आप वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा ना उठाएं। कन्वर्सली, अगर रॉ मटेरियल प्योर है, जैसे कॉटन, जो प्रोसेसिंग के बाद वेट लूज नहीं करता, तो आप फैक्ट्री को मार्केट के पास भी लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेम रहेगा। इसे हम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल या फुट लूज पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही सब कुछ है? नहीं, वेबर ने इंट्रोड्यूस किया क्रिटिकल आइसोडपेन। इमेजिन करो, एक मैप पर लाइंस हैं, आइसोडपेन्स, जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कनेक्ट करती हैं। अगर किसी दूर लोकेशन पर लेबर इतना सस्ता है कि वहां जाने का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेबर सेविंग से कवर हो जाए, तो इंडस्ट्री शिफ्ट करेगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्रिटिकल आइसोडपेन कहते हैं। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि इंडस्ट्रीज कभी-कभी रॉ मटेरियल से दूर क्यों चली जाती हैं। फाइनली, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बहुत क्रूशियल है। ये तब होता है जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ क्लस्टर करती हैं। एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरे का रॉ मटेरियल बन सकता है, या फिर सब मिलकर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, पावर ग्रिड यूज करते हैं। इसे क्यूमुलेटिव कॉजेशन कहते हैं, जहां इंडस्ट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करके ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस करती हैं और एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। सो, लोकेशन इज अ बैलेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट मिनिमाइजेशन एंड एग्लोमरेशन बेनिफिट्स। अब हम वेबर की थियोरी को एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ लोकेशन पैटर्न्स बदल गए हैं। आयरन एंड स्टील एक क्लासिक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। इसका मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट स्टील का वजन रॉ मटेरियल्स यानी आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसीलिए हिस्टोरिकली ये इंडस्ट्रीज हमेशा रॉ मटेरियल सोर्स के पास ही लोकेट होती थीं। फर्स्ट वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोल ही पावर का मेन सोर्स था, और मेटलर्जी में कोकिंग कोल की हैवी डिमांड थी। इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर सारी मेजर स्टील इंडस्ट्रीज कोल फील्ड्स के ऊपर ही एस्टैब्लिश हुई, जैसे जर्मनी में रूर वैली, यूएसए में पिट्सबर्ग और यूके में मिडलैंड्स। यहाँ लॉजिक सिंपल था, कोल बल्की है, हैवी है और ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्टली है, तो फैक्ट्री को कोल माइन के पास ले आओ। ये सोर्स बेस्ड ओरिएंटेशन था। क्लियर है? लेकिन लेट 20th सेंचुरी में एक सेकेंड वेव आई, जिसने इस जियोग्राफी को बदल दिया। हिस्टोरिकल शिफ्ट देखो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, ब्लास्ट फर्नेसेस एफिशिएंट हो गए, और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन आ गया। बड़े शिप्स यानी बल्क कैरियर्स के आने से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना सस्ता हो गया। कंट्रीज लाइक जापान, जिनके पास अपना रॉ मटेरियल नहीं था, उन्होंने कोस्टल लोकेशंस जैसे टोक्यो, योकोहामा पर स्टील प्लांट्स लगाए, ताकि वो चीप इंपोर्टेड कोल और आयरन ओर यूज कर सकें और फिनिश्ड स्टील को वहीं से एक्सपोर्ट कर सकें। इससे इंडस्ट्री कोल बेस्ड से शिफ्ट होकर कोस्टल बेस्ड हो गई। इंडिया में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो पोर्ट बेस्ड है। एक और मेजर चेंज आया है स्केल और टेक्नोलॉजी में। ट्रेडिशनली हमारे पास इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते थे। ये मैसिव फैक्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग से लेकर रोलिंग तक सब कुछ हैंडल करती हैं। ये बहुत ज़्यादा कैपिटल और एनर्जी कंज्यूम करती हैं, हाई एनर्जी इनपुट। एग्जाम्पल्स हैं टिस्को जमशेदपुर या भिलाई। कॉन्ट्रास्ट में आजकल मिनी मिल्स का ट्रेंड है,
ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस यूज करती हैं और आयन ओर की जगह स्क्रैप मेटल या स्पंज आयन को रिसाइकिल करती हैं। सिंस स्क्रैप मेटल सिटीज में यानी मार्केट्स में इजीली मिल जाता है, मिनी मिल्स रॉ मटेरियल सोर्सेस से टाइड नहीं होती। वो फ्लेक्सिबल होती है और मार्केट के पास लोकेट कर सकती हैं। इसलिए आजकल आपको स्टील प्लांट्स सिर्फ माइनिंग एरियाज में नहीं बल्कि अर्बन सेंटर्स के पास भी मिलेंगे। ये शिफ्ट रिसोर्स ओरिएंटेड से मार्केट ओरिएंटेड लोकेशन की तरफ इशारा करता है। आयरन एंड स्टील के हैवी लॉजिक से मूव करके अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डीकोड करते हैं, जो ज्योग्राफी में बिल्कुल अलग रूल्स फॉलो करती है। सबसे पहला फंडामेंटल डिफरेंस, कॉटन एक प्योर रॉ मटेरियल है। थिंक अबाउट इट, अगर आप 100 केजी कॉटन प्रोसेस करते हैं तो ऑलमोस्ट 100 केजी यार्न ही बनता है। वेट लॉस नेग्लिजिबल है। इसका मतलब वेबर की थियरी के हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल है। आप इसे कॉटन फील्ड के पास लगाओ या मार्केट के पास, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का बोझ सेम रहेगा। तो फिर लोकेशन डिसाइड कौन करता है? हिस्टोरिकली क्लाइमेट एक फैक्टर था। ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरी था ताकि धागा यानी थ्रेड टूटे नहीं, और सॉफ्ट वाटर चाहिए था डाइंग और ब्लीचिंग के लिए। इसलिए यूके में मैनचेस्टर और लैंकाशायर या इंडिया में मुंबई कोस्टल ह्यूमिडिटी अर्ली सेंटर्स बन गए। बट लिसन, आज के टाइम में क्लाइमेट को आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर से मैनेज किया जा सकता है। तो आज का सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? लेबर कॉस्ट्स। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, स्पेशली गारमेंटिंग, हाईली लेबर इंटेंसिव है। मशीन्स के बावजूद सिलाई और कटिंग के लिए ह्यूमन हैंड्स की जरूरत होती है। यही रीजन है ग्लोबल शिफ्ट का। हिस्टोरिकली टेक्सटाइल हब्स डेवलप्ड नेशंस थे। यूके का मैनचेस्टर, यूएसए का न्यू इंग्लैंड, जापान का ओसाका। लेकिन जैसे ही इन कंट्रीज में वेजेस यानी तनख्वाह बढ़ने लगी, प्रोडक्शन उन एरियाज में शिफ्ट होने लगा जहां लेबर चीप है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड नेशंस से निकलकर एलडीसीज यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और इंडिया में आ गई है। इसे हम वेज आर्बिट्राज कहते हैं। कैपिटल वहां भागता है जहां प्रोडक्शन कॉस्ट लोएस्ट हो। मैप पर देखो, मैनचेस्टर से मुंबई और अब ढाका या हो ची मिन्ह सिटी, ये शिफ्ट प्योरली लेबर कॉस्ट ड्रिवन है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक यूनिक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। हमारे पास एक वैल्यू चेन हायरार्की है। बेस पर कॉटन फार्मिंग है, ब्लैक सॉइल रीजन्स लाइक डेक्कन ट्रैप। उसके ऊपर स्पिनिंग है, जिसमें इंडिया ग्लोबल लीडर है। लेकिन सबसे ऊपर आता है गारमेंटिंग यानी अपैरल, जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। इंडिया में प्रोडक्शन सेक्टर्स डिवाइडेड हैं। 1. हैंडलूम, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है, लेबर इंटेंसिव है लेकिन लो आउटपुट है। 2. पावरलूम, ये डिसेंट्रलाइज है और आजकल प्रोडक्शन में डोमिनेट करता है, ग्रेटर देन 60%। 3. मिल सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन इसका शेयर डिक्लाइन हो रहा है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लेसन सिंपल है। रॉ मटेरियल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीप लेबर इस इंडस्ट्री का अल्टीमेट मैग्नेट है जो ग्लोबल ज्योग्राफी को डिक्टेट करता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन कंज्यूमर्स को डायरेक्ट दिखाई नहीं देती। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इसे हम इंटरमीडिएरी इंडस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बनाती है पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इलास्टोमर्स, वो डायरेक्ट यूज नहीं होता, बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक, रबर, फर्टिलाइजर के लिए रॉ मटेरियल बनता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की लोकेशन पूरी तरह से फीड स्टॉक पर डिपेंड करती है। इसका रॉ मटेरियल यानी फीड स्टॉक मेनली क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से मिलने वाले बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नाफ्था और इथिलीन। रीजनिंग समझो, नाफ्था या गैस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट और रिस्की होता है विदाउट डेडिकेटेड पाइपलाइंस। इसलिए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हमेशा ऑयल रिफाइनरीज के बिल्कुल चिपक कर या क्लस्टर करके लोकेट होते हैं। और रिफाइनरीज कहाँ होती हैं? सिंस इंडिया अपना मैक्सिमम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइनरीज पोर्ट्स के पास होती हैं, जैसे जामनगर, मैंगलोर, ट्रॉम्बे। सो एक लॉजिकल चेन बनती है। पोर्ट्स यानी क्रूड इंपोर्ट, रिफाइनरीज यानी प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स यूजिंग नाफ्था। इसी वजह से गुजरात में गोल्डन कॉरिडोर डेवलप हुआ है, अंकलेश्वर टू वडोदरा टू भरूच। यहाँ रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स का मैसिव कॉन्सेंट्रेशन है। रिलायंस का जामनगर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है, जो क्लियरली दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें कैसे डोमिनेट कर रहा है। पब्लिक सेक्टर में आईपीसीएल वडोदरा ने पायनियर रोल प्ले किया था। प्रोसेस को विजुअलाइज करो।
क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है। वहां से अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। उसमें से जो नैफ्था निकलता है वो क्रैकर यूनिट में जाता है, जहां उसे तोड़कर क्रैक करके प्लास्टिक्स यानी कि कैटेगरी ए, सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि कैटेगरी बी और केमिकल्स यानी कि कैटेगरी सी बनाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पेट्रोकेमिकल्स ने ट्रेडिशनल मटेरियल्स को रिप्लेस कर दिया है। पहले हम वुड, ग्लास या कॉटन यूज करते थे। आज सिंथेटिक मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक्स, नायलॉन उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों? कंपेयर करो। 1. कॉस्ट, सिंथेटिक सस्ते यानी लोअर हैं कंपेयर टू वुड और मेटल। 2. ड्यूरेबिलिटी, सिंथेटिक्स की लाइफ हायर है कंपेयर टू वुड। 3. वेट, सिंथेटिक्स लाइट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाते हैं। इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की वजह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की डिमांड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है और इसकी ज्योग्राफी प्योरली रिफाइनरी लिंकेजेस और पोर्ट कनेक्टिविटी से ड्रिवन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक परफेक्ट एग्जाम्पल है असेंबली ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग का। एक कार एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हजारों कंपोनेंट्स, टायर्स, ग्लास, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, चैसी का एक कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस है। ये सारे पार्ट्स अलग अलग एंसिलरी यूनिट्स बनाती हैं। इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लोकेशन स्ट्रैटेजी बाकी इंडस्ट्री से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हिस्टोरिकली हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, असेंबली लाइन मेथड, जहां स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स यूज होते थे। लेकिन मॉडर्न जियोग्राफी को डिफाइन करता है जापानीज मॉडल, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जो टोयोटा ने पॉपुलर किया। जेआईटी का कॉन्सेप्ट कहता है जीरो इन्वेंट्री, मतलब फैक्ट्री में गोडाउन या वेयरहाउस नहीं होगा। पार्ट्स जैसे टायर्स या ग्लास तभी फैक्ट्री गेट पर आएंगे जब असेंबली लाइन पर उनकी जरूरत होगी, से फिट होने से बस 5 मिनट पहले। अब सोचो, अगर पार्ट्स 5 मिनट पहले चाहिए तो सप्लायर हजारों किलोमीटर दूर नहीं बैठ सकता। सप्लायर को असेंबली प्लांट के एक्सट्रीमली क्लोज, विद इन 100 किलोमीटर रेडियस होना पड़ेगा। इस लॉजिकल नेसेसिटी ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को जन्म दिया। इसीलिए आप देखोगे कि जहां बड़ी कार कंपनी यानी ओईएम होती है, वहां आसपास सैकड़ों छोटी कंपोनेंट कंपनीज खुल जाती हैं। इससे एक इकोसिस्टम बन जाता है। लोकेशन का दूसरा बड़ा फैक्टर है मार्केट प्रॉक्सिमिटी। फिनिश्ड गाड़ियां यानी फिनिश्ड व्हीकल्स बहुत बल्की होती हैं और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना एक्सपेंसिव होता है। रॉ पार्ट्स को लाना सस्ता है, लेकिन बनी हुई कार को ट्रक या ट्रेन पर लाद कर ले जाना महंगा है। इसीलिए कार फैक्ट्रीज मार्केट सेंटर्स के पास होती हैं। ग्लोबल लेवल पर क्लस्टर्स देखें तो डेट्रॉइट यूएसए क्लासिक एग्जाम्पल है, हालांकि अब रस्ट बेल्ट बन चुका है। वोल्फ्सबर्ग जर्मनी और टोयोटा सिटी जापान। इंडिया में ये क्लस्टरिंग बहुत डिस्टिंक्ट है। 1. नॉर्थ क्लस्टर, एनसीआर, गुड़गांव, मनीसर। ये मारुति सुजुकी के अराउंड डेवलप हुआ। गवर्नमेंट पॉलिसी और मार्केट प्रॉक्सिमिटी ने इसे ड्राइव किया। दूसरा वेस्ट क्लस्टर, मुंबई, पुणे, नासिक। टाटा और महिंद्रा यहाँ बेस्ड हैं। ये पोर्ट प्रॉक्सिमिटी यानी मुंबई पोर्ट का फायदा उठाते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तीसरा साउथ क्लस्टर, चेन्नई। इसे डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ह्यूंडई और फोर्ड यहाँ है। चेन्नई का एडवांटेज है उसका पोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए और इंजीनियरिंग टैलेंट पूल। So, automobile geography is defined by the JIT necessity of proximity to suppliers and the bulky nature of the final product requiring market closeness. अब हम हैवी स्मोक और मशीन से दूर हटकर एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं जो इनविजिबल रॉ मटेरियल पर चलती है, और वो मटेरियल है नॉलेज। हम बात कर रहे हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज की। यहाँ ट्रेडिशनल फैक्टर्स जैसे आयरन ओर या कोल का कोई रोल नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन कैपिटल, स्पेसिफिकली हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जिन्हें हम व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स या गोल्ड कॉलर सुपर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं। हाईटेक इंडस्ट्रीज की ज्योग्राफी टेक्नोपोल्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। व्हाट इज अ टेक्नोपोल? ये वो प्लांट बिजनेस पार्क्स या सेंटर्स हैं जो हाईटेक प्रोडक्शन और इनोवेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका लोकेशन पैटर्न यूनिक होता है। ये हमेशा बड़ी यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास लोकेट होते हैं। व्हाई? क्योंकि यूनिवर्सिटीज इनोवेशन का सोर्स होती हैं और फ्रेश टैलेंट सप्लाई करती हैं। एग्जाम्पल, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास डेवलप हुआ। स्टैनफोर्ड से आइडियाज और टैलेंट निकला और वहां एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटल फर्म्स ने उन्हें फंडिंग दी। ये एक सिनर्जी क्रिएट करता है। इस इकोसिस्टम मॉडल को समझो। 1. यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर में है जो इनोवेशन पंप करता है। 2. स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स जो न्यू आइडियाज को कंपनीज में कन्वर्ट करते हैं। 3. वेंचर कैपिटल जो रिस्क मनी प्रोवाइड करते हैं। 4. हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल एरियाज
सिंस यहाँ काम करने वाले लोग हाई इनकम वाले हैं, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल, क्लीन एनवायरनमेंट और पोल्यूशन फ्री जोन चाहिए। इसलिए ये इंडस्ट्रीज स्पेस्ड आउट, नीट और लो राइज होती हैं, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज से बिल्कुल अलग। इंडिया में बैंगलोर इसका प्राइम एग्जाम्पल है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसकी सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स थे। प्लेजेंट क्लाइमेट, जो इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए कंड्यूसिव है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टैलेंट पूल और अर्ली स्टार्ट बाय PSUs लाइक HAL, BHEL, क्रिएटिंग अ टेक्निकल बेस। गवर्नमेंट ने भी STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्कीम के थ्रू सैटेलाइट लिंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके इसे बूस्ट किया। बाद में हैदराबाद, हाईटेक सिटी, पुणे और नोएडा भी इमर्ज हुए। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है 24 आवर ग्लोबल वर्क साइकिल। सैटेलाइट लिंकेजेस और इंटरनेट ने ज्योग्राफी को टाइम जोन्स के साथ जोड़ दिया है। जब USA में रात होती है, मून ओवर USA, इंडिया में दिन होता है, सन ओवर इंडिया। इंडिया के इंजीनियर सॉफ्टवेयर कोड करते हैं या सपोर्ट देते हैं, और जब USA में सुबह होती है, उन्हें काम कंप्लीट मिलता है। ये डिजिटल एग्लोमेरेशन है जो फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ देता है, कनेक्टिंग बैंगलोर टू सिलिकॉन वैली डायरेक्टली वाया फाइबर ऑप्टिक्स। जब हम इंडस्ट्रियल जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल फैक्ट्रीज नहीं, बल्कि बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स या बेल्ट्स को समझना होता है। एक इंडस्ट्रियल रीजन तब बनता है जब फैक्ट्रीज, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पर इतनी हाई डेंसिटी में कॉन्सेंट्रेट हो जाएं कि वो लैंडस्केप को ही बदल दें। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाई नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, डेंस अर्बन पॉपुलेशन और मैसिव एम्प्लॉयमेंट, ये सब इंडिकेटर्स हैं। ग्लोबली कुछ मेजर बेल्ट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक्स रीजन, पिट्सबर्ग वगैरह। इसे अब रस्ट बेल्ट कहते हैं क्योंकि पुरानी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। यूरोप, रूर रीजन इन जर्मनी, कोल स्टील बेस्ड। एशिया, ईस्टर्न चाइना, शंघाई वगैरह। और जापान का कांटो प्लेन। इंडिया में भी 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे मुंबई पुणे, कॉटन ऑटो, हुगली, जूट टी, हिस्टोरिकल इनर्शिया, छोटा नागपुर, आयरन स्टील, मिनरल हार्टलैंड, और बैंगलोर तमिलनाडु, टेक ऑटो। लेकिन सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडस्ट्रियल रीजन। जैसे एक इंसान की लाइफ स्टेजेस होती हैं, वैसे ही इंडस्ट्रियल रीजन की भी होती हैं। स्टेज 1, अग्लोमरेशन या ग्रोथ। शुरुआत में फैक्ट्रीज आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कॉस्ट्स कम होती हैं और रीजन बूम करता है। स्टेज 2, मैच्योरिटी या सैचुरेशन। रीजन पीक पर पहुंचता है, लेकिन अब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ट्रैफिक कंजेशन, हाई लैंड प्राइसेस, स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस और पोल्यूशन। कॉस्ट्स बढ़ने लगती हैं। स्टेज 3, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिके। ये पेनफुल फेज है। कंपनीज को लगता है कि यहाँ प्रोडक्शन महंगा है, तो वो LDCs यानी चीपर लेबर एरियाज में शिफ्ट हो जाती हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी पुरानी फैक्ट्रीज को ऑब्सोलीट कर देती है। फैक्ट्रीज बंद होती हैं, टू लेट के बोर्ड लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और रीजन रस्ट बेल्ट बन जाता है। अबैंडन फैक्ट्रीज को हम ब्राउन फील्ड्स कहते हैं। स्टेज 4, री इंडस्ट्रियलाइजेशन या टर्शियराइजेशन। कभी कभी रीजन सर्वाइव करता है बाय शिफ्टिंग टू सर्विसेज। पुरानी मिल्स को मॉल्स या टेक पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सर्विसिफिकेशन। पिट्सबर्ग और मैनचेस्टर ने यही ट्रांजिशन देखा है। सो जियोग्राफी सिर्फ लोकेशंस की स्टडी नहीं है, बल्कि इस टेम्पोरल एवोल्यूशन यानी टाइम के साथ बदलाव की स्टडी भी है। फ्रॉम बूमिंग चिमनीज टू रस्टिंग लॉक्स एंड फाइनली टू ग्लीमिंग टेक हब्स। लेक्चर के कंक्लूजन में हम सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आते हैं, फुटलूज इंडस्ट्रीज। ये टर्म उन इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है जो अपने पैर, फीट कहीं भी जमा सकती हैं। वो रॉ मटेरियल सोर्सेज से टाइड नहीं होती। वेबर की थ्योरी में वेट और डिस्टेंस सब कुछ था, लेकिन फुटलूज इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप्स, डायमंड्स या फार्मास्यूटिकल्स में रॉ मटेरियल का वेट बहुत कम होता है, लेकिन वैल्यू बहुत हाई होती है। कॉन्सेप्ट चेक। एक ट्रक भर के आयरन ओर की वैल्यू कुछ हजार होगी, लेकिन एक छोटे बॉक्स में भरे माइक्रोचिप्स की वैल्यू करोड़ में हो सकती है। जब प्रोडक्ट इतना हाई वैल्यू और लाइट वेट हो, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैटर ही नहीं करता। आप इसे हवाई जहाज यानी एयर फ्रेट से भी भेज सकते हैं। तो इनके लिए लोकेशन फैक्टर क्या है? 1, एक्सेसिबिलिटी, रोड और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, स्पीड मैटर करती है। 2, क्लीन एनवायरनमेंट,
हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग जैसे चिप्स के लिए धूल मिट्टी फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। 3. स्किल लेबर, यहाँ मसल पावर नहीं ब्रेन पावर चाहिए। इससे जुड़ता है ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स जीपीएन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम आईफोन मॉडल से समझ सकते हैं। आज प्रोडक्शन किसी एक देश में नहीं होता बल्कि फ्रेगमेंटेड है। डिजाइन और ब्रांडिंग यूएसए में होती है, हाईएस्ट वैल्यू एडिशन। ये ग्लोबल नॉर्थ का डोमिनेंस है। हाईटेक कंपोनेंट्स, डिस्प्ले पैनल्स साउथ कोरिया से, सेमीकंडक्टर्स ताइवान से, कैमरा मॉड्यूल्स जापान से आते हैं। असेंबली, फाइनल फिटिंग चाइना फॉक्सकॉन में होती है। वाई? चीप स्किल्ड लेबर। रॉ मटेरियल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स अफ्रीका से आते हैं। इस पूरे नेटवर्क में प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करता है बेस्ड ऑन कॉस्ट और स्किल एडवांटेज। इसे स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। वैल्यू चेन ग्राफ देखो। आर&डी और मार्केटिंग, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा पैसा यानी स्माइल कर्व है, जो डेवलप्ड नेशंस यानी यूएसए और यूरोप रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली में सबसे कम वैल्यू है, जो डेवलपिंग नेशंस यानी ग्लोबल साउथ के हिस्से आती है। वेबर वर्सेस फुटलूज कॉन्ट्रास्ट। वेबर का मॉडल रिजिड था, वेट और डिस्टेंस कॉस्ट डिक्टेट करते थे। फुटलूज मॉडल फ्लेक्सिबल है, यहाँ स्किल्स, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी एफिशिएंसी डिक्टेट करती है। आज वर्ल्ड ट्रेड में फुटलूज इंडस्ट्रीज का शेयर लगातार बढ़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज अब फिजिकल कंस्ट्रेंट से शिफ्ट होकर फंक्शनल लिंकेजेस पर आ गई है।